हाय फ्रेंड्स, देरी के लिए सॉरी गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। च6 नई सुबह, नए सवाल। अध्याय। रात बीत चुकी थी, एक नई सुबह ने दस्तक दी थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में एक सुकून भरी शांति थी। आर्य की पलकें हल्की हल्की कांपीं और कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र सामने रखे वाटर बॉटल पर पड़ी। हल्की प्यास महसूस होते ही वह उठने लगी, लेकिन शरीर में कमजोरी की वजह से उसे खुद को संभालने में दिक्कत हुई। उफ! उसने हल्की कराह के साथ पेट पर हाथ रखा। तभी दरवाजा खुला और सौम्या अंदर आए। आर्य। सौम्या दौड़कर आए और उसे सहारा देकर वापस बिस्तर पर बैठाया। तुम उठ क्यों रही थी? कुछ चाहिए तो मुझे बोलो ना। आर्य ने कुछ पल सौम्या को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़की कौन है जो उसके लिए इतनी चिंता कर रही है। लेकिन जाने क्यों सौम्या की आंखों में उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। मैं बस पानी लेना चाह रही थी, आर्य ने धीरे से कहा। सौम्या ने तुरंत पानी का गिलास उठाया और उसे पकड़ाया। आर्य ने हल्के हाथों से गिलास थामा और धीरे धीरे पानी पीने लगी। सौम्या उसे प्यार से देख रही थी। कैसी तबीयत लग रही है? सौम्या ने नरमी से पूछा। आर्य ने गहरी सांस ली और हल्का मुस्कुराए। अब ठीक महसूस हो रहा है, लेकिन सिर में भारीपन है। वो तो होगा ही, इतने लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद ये नॉर्मल है, सौम्या ने उसे तसल्ली दी। आर्य कुछ सोचते हुए बोली, तुम कौन हो? सौम्या के हाथ एक पल के लिए ठिठक गए। उसकी आंखों की नमी बढ़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सौम्या, और ये दुनिया का सबसे लकी दिन है कि मेरी दोस्त वापस मेरे पास आ गई है। आर्य ने सौम्या की बात सुनी, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। मैं सच में कुछ भी याद नहीं कर पा रही, आर्य ने अपनी हथेलियां घूरते हुए कहा। सौम्या ने उसका हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं, हम सब कुछ फिर से याद दिलाएंगे। पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक? आर्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अनगिनत सवाल थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और ऋषभ अंदर आया। उसके हाथ में एक फलों की टोकरी थी। गुड मॉर्निंग छोटी, उसने मुस्कुराकर कहा। आर्य ने उसे ध्यान से देखा। छोटी? अरे, तूने तो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना था और अब नाम भी भूल गई, ऋषभ ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी तकलीफ छुपी थी। आर्य ने धीरे से सिर हिलाया। सॉरी, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, याददाश्त जाए तो चली जाए, लेकिन मेरी बहन को कोई टेंशन नहीं लेनी, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा और टोकरी टेबल पर रख दी। आर्य हल्का मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक गंभीर हो गई। मुझे कुछ पूछना है। सौम्या और ऋषभ ने एक दूसरे की ओर देखा। पूछो आर्य। आर्य ने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और फिर दोनों की ओर देखा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना? दोनों एक पल को चौंक गए। फिर सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और यह बहुत ही खूबसूरत बात है आर्य। आर्य की आंखों में सवाल थे। लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे बच्चों का पिता कौन है? कमरे में अचानक शांति छा गई। सौम्या और ऋषभ एक दूसरे को देखने लगे। आर्य की सांसें अटकने लगीं। बताए, मेरा पति कौन है? मेरे बच्चों का पिता कौन है? ऋषभ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आर्य, तुम्हारे बच्चों के पिता का नाम रुद्र है। रुद्र? आर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कौन है? कहाँ है? मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? सौम्या ने होंठ भींच लिए और ऋषभ ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। आर्य इस सौम्या और ऋषभ की तरफ देखा और फिर अपने सवाल उनसे करें। पूरा नाम जानना है मुझे। ऋषभ ने आर्य को देखा और फिर गहरी सांस लेकर इसे नाम बताया। रुद्र सिंह राणावत। नाम सुनकर आर्य की आंखों के सामने कुछ धुंधले से पल आकर गुजर गए और वह पल इतनी ज्यादा धुंधले थे कि आर्य को कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक कि उसके सर में तेज दर्द उठा और उसने अपना सर पकड़ लिया। दूर खड़े ऋषभ और सौम्या ने जब आर्य को अपने दिमाग पर जोर देते हुए देखा तो वह दोनों दौड़कर उसके तरफ भागे और दोनों ही अपनी फिक्रमंद आवाज में बोले, मना किया था ना छोटी, अपने दिमाग पर जोर बिल्कुल भी मत दो, तुम्हें धीरे धीरे करके सब कुछ याद आएगा, एक बार भी कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए अपने दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। ऋषभ की बात सुनकर आर्य, जो अपने सर पर हाथ रखी थी, वह अपनी आंखें हल्की सी आंखें खोलकर ऋषभ की तरफ देखती है और कहती है, क्या रुद्र को मेरी हालत के बारे में पता नहीं है? आर्य का सवाल सुनकर ऋषभ और सौम्या ने एक दूसरे को देखा और फिर गहरी सांस लेकर आर्य को देखा। आर्य को देखने के बाद एक बार फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में सौम्या ने कुछ इशारा किया ऋषभ को। इसके बदले में ऋषभ ने गहरी सांस ली और आर्य को देखकर अपनी बात कही। तुम्हारा और उसका डिवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स हुए 6 महीने हो चुके हैं और इन 6 महीना में रुद्र में एक बार भी तुम्हें पलट करने नहीं देखा और ना ही तुम्हारे बारे में उसे कुछ भी पता है।
आर्य के कान में जैसे ही डाइवोर्स शब्द गए उसकी सांस मानो जैसे आना बंद हो गई है। उसके दिल की धड़कनें अचानक से थम सी गई थी और वह सांस रोककर ऋषभ और सौम्या को देख रही थी। सौम्या और ऋषभ भी एक दूसरे को देख रहे थे। ऋषभ ने जब आर्य से यह बात कही उस दौरान सौम्या की पकड़ ऋषभ के हाथ पर बहुत ज्यादा थी और वह ऋषभ के हाथ को कसकर पड़े हुई थी कि सब कुछ जानने के बाद आर्य का रिएक्शन कैसा होगा। वह देख पा रहे थे कि आर्य का रिएक्शन कैसा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ पल तक आर्य खामोश रहती है क्योंकि उसके पास कोई शब्द ही नहीं थी। वह क्या कहती। एक तो वह एक अनजान जगह अनजान बॉडी में आई थी। अनजान बॉडी में आने के बाद उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है 2 बच्चों के साथ। और दूसरी बात उसने जब इन बच्चों के पिता अपने हस्बैंड के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे पता चल रहा है कि उसका डिवोर्स हो चुका है। आर्य ने जो सौम्या का हाथ पकड़ा था, सौम्या को अपने हाथ पर आर्य की पकड़ ढीली होती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत ऋषभ की तरह देखा तो ऋषभ ने भी उसे देखा। आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया तो सौम्या शांत हो गई और आर्य को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। अचानक से उसकी जिंदगी इस तरह से पलटी और पलटी तो पलटी, इस तरह से पलटी क्यों से समझ ही नहीं आ रहा उसे करना क्या चाहिए। ये सब सोकर ही आर्य का हाथ खुद ब खुद अपने पेट की तरफ चला गया जिनमें 2 नन्ही जान पगली थी। उन दोनों नन्ही जान का क्या कसूर था, डिवोर्स की वजह क्या थी, यह सभी कुछ उसे जानना था लेकिन वह शुरुआत कहाँ से करें उसे समझ में नहीं आ रहा था। अगले अध्याय में जार 7 सच्चाई का सामना। अध्याय। ऋषभ और सौम्या की बातों ने आर्य के दिल में हलचल मचा दी थी। उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा। वह प्रेग्नेंट है। उसने अपने पति के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि उसका डिवोर्स हो चुका है। लेकिन क्यों, क्या वजह थी, क्या रीजन था इस डिवोर्स का? ये सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। उसका दिमाग एक के बाद एक सवालों से भरता जा रहा था और इन सब का जवाब देने के लिए उसके सामने सिर्फ 2 लोग बैठे थे, ऋषभ और सौम्या। वह दोनों को घूरने लगी। सौम्या और ऋषभ अच्छी तरह समझ चुके थे कि उसका अगला सवाल क्या होगा। उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था कि वह अब उसे सब सच बताएंगे, खुलकर, बिना किसी झूठ के। आर्य ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से ऋषभ का हाथ पकड़ लिया। ऋषभ ने जब अपनी छोटी बहन का हाथ अपने हाथ में महसूस किया तो उसकी आंखों में दर्द उभर आया। उसने कसकर उसका हाथ थाम लिया और फिर उसकी आंखों में झांक कर देखा। आर्य भी उसकी आंखों में ही जवाब ढूंढ रही थी। रीजन क्या था डाइवोर्स का, क्या वजह थी, मुझे सब कुछ जानना है। उसने गहरी सांस ली, फिर सौम्या का भी हाथ पकड़ लिया और उन दोनों को बारी बारी से देखते हुए कहा, उम्मीद है कि तुम दोनों मेरे सवालों का जवाब दोगे और मुझे मेरे जवाब का इंतजार रहेगा। ऋषभ और सौम्या ने एक दूसरे को देखा। सौम्या ने हल्के से पलकें झपकाईं, मानो इशारा कर रही हो कि सच बताने का वक्त आ गया है। ऋषभ ने उसकी आंखों का इशारा समझा और फिर बेहद नरमी से आर्य से कहा, तुम्हारे और रुद्र के डिवोर्स की वजह बस एक थी, अनवांटेड मैरिज। तुम भले ही रुद्र से प्यार करती थी लेकिन रुद्र ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। उसके दिल में हमेशा कोई और थी और वह उसी के साथ अपना भविष्य बनाना चाहता था। लेकिन रुद्र के दादाजी ने तुम्हारी और रुद्र की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। उन्होंने सोचा था कि शायद रुद्र वक्त के साथ बदल जाएगा और तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। लेकिन ऋषभ रुका। उसने आर्य को देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ चुकी थी। पर दादाजी नहीं जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी। रुद्र सिर्फ राजस्थान का हुक्म नहीं था बल्कि एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन भी था। दादाजी ने तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि उनका वादा पूरा हो जाए और उनका पोता उनके बस में रहे। पर शादी के बाद रुद्र का रवैया तुम्हारे लिए बहुत बदल गया। वह हर पल तुम्हें टॉर्चर करता, परेशान करता, लेकिन फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जब उसका टॉर्चर हद से ज्यादा बढ़ गया तो घरवालों ने तुमसे बात की, रुद्र को समझाने की कोशिश की, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। उसे हमेशा यही लगता था कि तुमने उसके परिवार को अपने वश में कर लिया है और यही चीज उसे और बर्बाद करती गई। पर सबसे बुरा तब हुआ। ऋषभ का गला भारी हो गया। उसने गहरी सांस ली और फिर आगे बोला, सबसे बुरा तब हुआ जब दादाजी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट का इल्जाम तुम पर लगाया गया। और यह सब किया धरा किसी और का नहीं बल्कि रुद्र की गर्लफ्रेंड सुमोना चक्रवर्ती का था। हाँ, सुमोना चक्रवर्ती, रुद्र की गर्लफ्रेंड। शादी के बाद भी उसने रुद्र के पास आने की हर कोशिश की और आखिर में वो रुद्र के पास लौट भी आए। और जब तुमने उन दोनों को साथ देखा, ऋषभ रुका। आर्य की आंखों में दर्द तैर रहा था। जब तुमने उन दोनों को साथ देखा तुम रोई थी और तुम्हारे रोने से रुद्र को सुकून मिलता था। एक दिन ऐसा आया जब रुद्र ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो अब और इस जबरदस्ती के बंधन में नहीं रह सकता। वो तुमसे अलग होना चाहता है। और फिर उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स के बाद तुम अपनी पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। तुम्हारे साथ सिर्फ एक शख्स था, सौम्या। तुम और सौम्या बचपन से साथ पली बड़ी थी, साथ में खेली थी, पढ़ी थी और सबसे बढ़कर तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। सौम्या ने तुम्हारी खातिर अपना परिवार छोड़ दिया। ऋषभ चुप हो गया। आर्य कुछ नहीं बोल पाए। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू उमड़ आए थे। उसने धीरे से सिर उठाया और सौम्या को देखा। सौम्या का सिर झुका था।
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सच हमेशा कड़वा होता है। आर्य की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कोई भी औरत अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती, और यही चीज उसके साथ भी हुई थी। उसने सब कुछ सह लिया था, रुद्र का टॉर्चर, उसकी नफरत, लेकिन जब उसकी जिंदगी में सुमोना आई तब सब बदल गया। सुमोना ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे तोड़ने में, उसे कमजोर करने में। और अब ये कड़वा सच सुनकर आर्य की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका सिर घूमने लगा और फिर वो बेहोश हो गई। आर्य, सौम्या और ऋषभ घबरा गए। दोनों दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गए। डॉक्टर ने आर्य का चेकअप किया और गंभीर स्वर में बोले, इनका इस तरह बेहोश होना ठीक नहीं है। ये पहले से ही बहुत कमजोर हैं। इन्होंने अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालने की कोशिश की है, जिससे कुछ यादें ट्रिगर हो गई हैं। इन्हें अब पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। सौम्या और ऋषभ एक दूसरे को देखने लगे। अब क्या होगा? आर्य क्या करेगी? क्या वो इस अतीत से बाहर निकल पाएगी? वहीं दूसरी तरफ इंडिया, राठौर राजवंश और रानावत हवेली, जो तीनों हवेली एक साथ थी जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था, वह कोई और नहीं रानावत हवेली। रानावत हवेली जिसमें काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे और लिविंग हॉल में ही कुछ लोग बैठे हुए थे। इंट्रोडक्शन अगले चैप्टर में हो जाएगा। राठौर हवेली जिसे सजाया गया था वह भी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, वहाँ भी मंडप लगे हुए थे। वही राठौर हवेली। दादाजी का रूम। दादाजी इस वक्त अपनी रूम में मौजूद अपने फ़ोन को ही देख रहे थे। वह काफ़ी देर से बैठे बस एक तक अपने फ़ोन को देखे जा रहे थे, जैसे वह किसी के फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में फ़ोन रिंग करती है और दादाजी जब उधर से फ़ोन पिक करते हैं, उधर से कुछ ऐसा कहा जाता है जिसे सुनकर दादाजी बेसुध से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और उनके हाथ में जो फ़ोन था वह छूट कर गिर जाता है और उनकी आंख से आंसू निकलने लगता है। और वह बस एक ही बात बोले जा रहे थे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आर्य को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं भूल सकती, कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर वह रोने लगते हैं और वही इस दौरान जब वह रो रहे थे तो रूम में कोई इंटर करता है और वह कोई और नहीं दादी की थी। वह अपने हस्बैंड को इस तरह रोते हुए देखते हैं तो वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाकर अपने हस्बैंड के पास आती है और उनके कंधे पर हाथ रखती है। दादाजी जो रो रहे थे वह दादी जी के हाथों का स्पर्श महसूस करके अपना सर उठाकर दादी जी को देखते हैं तो उन्हें देखकर वह उनके हाथ पकड़कर उसे पर अपना कर रख लेते हैं और वह बेतहाशा रोने लगते हैं और रोते हुए वह बस एक ही बात कर रहे थे, गायत्री जी हमारी आर्य, हमारी आर्य। इतना कहकर दादाजी रोने लगते हैं और वही दादी जी जब आर्य का नाम सुनती है तो उनकी आंख में भी आंसू आ जाता है और उनके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती है। आर्य का नाम सुनकर उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई उनकी आर्य के साथ। दादी जी तुरंत दादाजी का हाथ थामती है और तुरंत उनसे पूछती है, क्या हुआ है हमारी आर्य को? आप बोलते क्यों नहीं? कुछ क्या हुआ है हमारी आर्य को? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दादाजी बस खामोशी के साथ रोए जा रहे थे और वहीं दादाजी को इस तरह रोते हुए देखकर दादी जी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वह भी रोने लगती है, क्योंकि अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि दादाजी किसी छोटी बात पर तो नहीं रो रहे, जरूर कोई बात बड़ी है तभी इस तरह से वह रो रहे हैं। तीनों फैमिली का इंट्रोडक्शन धीरे धीरे होगा और जल्दी होगा। अपना साथ बनाए रखिए और यूं ही सुनते रहिए मेरी कहानी और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैट इंट्रोडक्शन विद एज एंड दादाजी का रोना। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रानावत, रघुवंशी और राठौर परिवार का पूरा परिचय उम्र सहित। योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड रानावत परिवार। मुकुट बुजुर्ग पीढ़ी फैमिली हेड। दिग्विजय सिंह रानावत दादाजी 76 साल। आस्था सिंह रानावत दादी जी 73 साल। आदमी महिला लड़का पहली पीढ़ी 3 बेटे और 2 बेटियां। 1 आकाश सिंह रानावत सबसे बड़े बेटे 56 साल। पत्नी पार्वती सिंह रानावत 53 साल। बच्चे रुद्र सिंह रानावत मुख्य हीरो 29 साल। कार्तिक सिंह रानावत 28 साल। 2 अभिषेक सिंह रानावत दूसरे बेटे 54 साल। पत्नी स्वर्ण सिंह रानावत 51 साल। बच्चे सौम्या सिंह रानावत 23 साल। आरव सिंह रानावत जुड़वा 22 साल। अमन सिंह रानावत जुड़वा 22 साल। 3 श्रीकांत सिंह रानावत तीसरे बेटे 49 साल। पत्नी शैलजा सिंह रानावत 49 साल। बच्चे कीर्ति सिंह रानावत 24 साल। कृष्ण सिंह रानावत 23 साल। 4 ऐश्वर्या सिंह रानावत बड़ी बेटी 50 साल। पति सक्षम रघुवंशी 53 साल। बच्चे अध्ययन रघुवंशी 28 साल। विरांश रघुवंशी 26 साल। 5 प्रियंका सिंह रानावत छोटी बेटी 45 साल। पति कैलाश राठौर 52 साल। बच्चे लव राठौर 19 साल। कुश राठौर 19 साल। योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड रघुवंशी परिवार। मुकुट बुजुर्ग पीढ़ी फैमिली हेड। महेश रघुवंशी दादाजी 76 साल। कौशल्या रघुवंशी दादी जी 73 साल। आदमी महिला लड़का पहली पीढ़ी 2 बेटे 2 बेटियां। 1 पार्वती रघुवंशी सबसे बड़ी बेटी 54 साल। पति आकाश सिंह रानावत 56 साल। 2 स्मृति रघुवंशी दूसरी बेटी 54 साल। पति शाश्वत राठौर 54 साल। बच्चे रेयांश राठौर 28 साल।
बेटी आर्या राठौर 21 साल की, स्मृति और पार्वती जी जुड़वा है। 3. सक्षम रघुवंशी पहले बेटे 52 साल, पत्नी ऐश्वर्या रघुवंशी 49 साल, बच्चे अध्ययन रघुवंशी 27 साल, विरांश रघुवंशी 25 साल। 4. आदित्य रघुवंशी दूसरे बेटे 49 साल, पत्नी प्रेरणा राठौर 49 साल। इनको कोई बच्चे नहीं है। योजक चिन्ह स्मॉल डायमंड राठौर परिवार, मुकुट बुजुर्ग पीढ़ी फैमिली हेड, कृष्णमूर्ति राठौर दादाजी 76 साल, गायत्री राठौर दादी जी 73 साल, आदमी महिला लड़का पहली पीढ़ी 3 बेटे 3 बेटियां। 1. अभिमन्यु राठौर सबसे बड़े बेटे 56 साल, पत्नी साक्षी राठौर 63 साल, बच्चे अभिमान राठौर 29 साल, पायल राठौर 26 साल। 2. शाश्वत राठौर दूसरे बेटे 54 साल, पत्नी स्मृति रघुवंशी 54 साल, बच्चे रेयांश राठौर 28 साल, आर्य राठौर 21 साल छोटी बेटी है सावी लाडली भी। 3. कैलाश राठौर तीसरे बेटे 52 साल, पत्नी प्रियंका राठौर राणावत परिवार की बेटी 49 साल, बच्चे लव राठौर 19 साल, कुश राठौर 19 साल। 4. स्वर्ण राठौर सबसे बड़ी बेटी 54 साल, पति अभिषेक सिंह राणावत 56 साल। 5. प्रेरणा राठौर छोटी बेटी 45 साल, पति आदित्य रघुवंशी 49 साल। 40 साल की आकांक्षा जी है, एक फेमस लॉयर एंड इनका खुद का बिजनेस भी है। योजक चिन्ह राठौर हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। दादाजी इस वक्त हाल में बैठे हुए थे, उनके साथ दादी जी भी थी। वो बेहद उदास नजर आ रही थीं और दादाजी भी गहरी खामोशी ओढ़े बैठे थे। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नज़रें उन दोनों पर टिकी थीं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अभिमन्यु जी ने कैलाश जी की तरफ देखा। कैलाश जी ने भी अपना सिर हल्के से हिला दिया, जैसे वो भी कुछ नहीं जानते थे। सच तो यही था कि वो वाकई कुछ नहीं जानते थे। कैलाश जी अपने कमरे की ओर बढ़ने ही वाले थे कि उनकी नज़र आकांक्षा जी पर पड़ी। वो अपने पिताजी के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल ठन आकांक्षा जी के हाथ से ट्रे गिर गई। आवाज़ इतनी तेज थी कि कैलाश जी पलटकर उसके पास गए, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, आकांक्षा जी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गईं। हॉल में खामोशी और घबराहट। अभिमन्यु जी को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। आकांक्षा को तो पैनिक अटैक काफ़ी समय से नहीं आया था। वो सोचने लगे, जब भी उसे पैनिक अटैक आता वो बुरी तरह कांपने लगती, सांसें तेज हो जातीं। और ऐसा तभी होता जब वो किसी बात को दिल से लगा लेती थी। मगर आज तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। उन्होंने एक नज़र अपने पिताजी पर डाली, जो अभी भी अपनी छड़ी पकड़े सिर झुकाए बैठे थे। फिर उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा, वो भी खामोशी से बैठी थीं। ये खामोशी किसी तूफान का इशारा कर रही थी। अब तो परिवार के बाकी सदस्यों की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। अभिमन्यु जी ने आखिरकार हिम्मत जुटाए और अपने पिताजी की तरफ देखा, फिर घबराए आवाज़ में पूछा, आखिर बात क्या है पिताजी? आकांक्षा इस तरह से बेहोश कैसे हो गई? उसे पैनिक अटैक आया था, बहुत बुरी तरह से। उसने खुद को तकलीफ देना बहुत पहले छोड़ दिया था, फिर आज ऐसा क्या हुआ? हॉल में गूंजती उनकी आवाज़ के साथ ही सबकी निगाहें दादाजी पर टिक गईं। दादाजी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जैसे ही उनकी आंखें सभी ने देखीं, सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। दादाजी की आंखें नम थीं। जो इंसान पत्थर की तरह मजबूत था, जिसके आंसू कभी नहीं गिरते थे, वो आज रो रहा था। अभिमन्यु और कैलाश जी ने अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखे तो दोनों अवाक रह गए। वो घबराए हुए उनकी तरफ बढ़े। पिताजी, कैलाश जी फिक्रमंद आवाज में बोले, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको इस तरह तोड़ रही है? दादाजी बस चुपचाप बैठे रहे, मगर उनकी आंखों से बहते आंसू उनका दर्द बयां कर रहे थे। पिताजी, प्लीज कुछ तो बोलिए, अभिमन्यु जी ने झकझोर कर पूछा। दादी जी, जो अब तक अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थीं, वो भी अब खुलकर रोने लगीं। यह क्या हो रहा है? हॉल में खड़े हर सदस्य के मन में यही सवाल था। इसी बीच शाश्वत राठौर और उनकी पत्नी स्मृति राठौर भी अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने दादाजी को यूं रोते हुए देखा तो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उनके पास दौड़कर आ गए। साक्षी जी और प्रियंका जी, जो अब तक एक कोने में खड़ी थीं, वो भी घबराकर आ गईं। अपने ससुर को इस तरह रोते हुए देखना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ये पहली बार था जब पूरे परिवार ने दादाजी को इस तरह टूटा हुआ देखा था। रघुवंशी और राणावत परिवार की एंट्री। इसी बीच रघुवंशी परिवार के मुखिया और राणावत परिवार के दादाजी भी हवेली पहुंच चुके थे। जैसे ही वो दोनों हॉल में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा था। माहौल में कुछ अजीब सा तनाव था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, वैसे वैसे उनके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। यह आवाज़, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सीधा आगे बढ़ गए। जब उन्होंने दादाजी को इस तरह रोते हुए देखा तो उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खींच गईं।
उनकी भारी आवाज़ हॉल में गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? सब लोग एक जगह इकट्ठा क्यों हैं? उनकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उनकी तरफ मुड़ गए। अभिमन्यु जी की आंखें अब भी नम थीं। उन्होंने आगे बढ़कर राणावत और रघुवंशी दादाजी के सामने आकर कहा, चाचा जी, देखिए ना, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है, बस रोए जा रहे हैं। ऊपर से आकांक्षा की तबीयत भी खराब हो गई, वो बेहोश है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। पिताजी कुछ भी नहीं बोल रहे और माँ भी बस रोए जा रही हैं। राणावत और रघुवंशी दादाजी ने चिंता से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दादाजी की तरफ। अब वो दोनों तेजी से उनके पास बढ़े। जो इंसान जिंदगी भर मजबूत रहा, वो आज यूं बिखर क्यों रहा था? क्या ऐसा कुछ था जिसे वो सबके सामने कहने से डर रहे थे? या फिर कोई ऐसा सच था जो अब तक दफन था? अभी तो बस ये शुरुआत थी, तूफान अभी आना बाकी था। चटैन तीनों परिवार के सामने आया आर्य का सच। हवेली में सन्नाटा था। सब लोग हॉल में इकट्ठा थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। दादाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे और दादी भी चुपचाप रो रही थीं। अभिमन्यु और कैलाश जी घबराए हुए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो दादाजी इस तरह टूट गए। पिताजी, कुछ तो कहिए, आप ऐसे चुप क्यों हैं? कैलाश जी ने परेशान होकर कहा। दादाजी ने कांपते हाथों से अपनी छड़ी पकड़ी और धीमे से बोले, आर्या। बस एक नाम और पूरे हॉल में हलचल मच गई। आर्या। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। पर आर्या तो लंदन में थी, पढ़ाई कर रही थी ना? कैलाश जी ने चौंक कर कहा। हाँ, फिर अचानक से उसका जिक्र क्यों? अभिमन्यु जी ने भी सवाल किया। दादाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं था। आर्या 4 महीने पहले एक हादसे में बुरी तरह से घायल हो गई थी। वो कोमा में चली गई थी और 2 दिन पहले ही उसे होश आया है। हॉल में खड़े सभी लोग सन्न रह गए। हॉल में सन्नाटा छा गया। दादाजी की बात सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्या? कैलाश जी के मुंह से बस यही निकला। अभिमन्यु जी को तो अपनी सुनाई पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने घबराकर पूछा, पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आर्या कोमा में थी 4 महीने से, और हमें आज तक कुछ नहीं बताया गया। दादाजी ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर गहरा दर्द था। हमें क्यों नहीं बताया गया? इस बार आवाज़ दादी जी की थी। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज़ कांप रही थी। हमारी बच्ची इतने दिनों तक मौत से लड़ती रही और हमें उसकी खबर तक नहीं दी। अब माहौल में तनाव बढ़ चुका था। प्रियंका जी और साक्षी जी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में भी आंसू थे। माँ, प्लीज़ रोइए मत। अभिमन्यु जी ने दादी को संभालने की कोशिश की, मगर उनकी खुद की आंखें भी नम हो चुकी थीं। आर्या अभी कहाँ है? कैलाश जी ने गहरी आवाज़ में पूछा। दादाजी ने उनकी तरफ देखा और बोले, अभी अस्पताल में है। 2 दिन पहले ही होश आया है उसका। मतलब हमारी आर्या आज तक अस्पताल में थी, अकेली। स्मृति जी की आवाज़ कांप गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। इसी बीच अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। नहीं। सबका ध्यान आकांक्षा जी की तरफ गया। उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोलीं और बुरी तरह हाँफ रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। आकांक्षा जी की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द भी था। आर्या को अकेले इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, और हमें कुछ भी नहीं पता था। अब तक हॉल में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो चुकी थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दादाजी ने कहा, मैंने डॉक्टर को सख्त हिदायत दी थी कि किसी को इस बारे में कुछ भी ना बताया जाए। क्या? अब की बार आवाज़ शाश्वत जी की थी। उन्होंने गुस्से से दादाजी की तरफ देखा। आपने ऐसा क्यों किया दादाजी? सक्षम जी का भी चेहरा सख्त हो चुका था। दादाजी की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने धीमे से कहा, क्योंकि आर्या अब वैसी नहीं रही जैसी वो थी। सबने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मतलब? कैलाश जी ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। दादाजी ने कांपते हाथों से अपनी छड़ी पकड़ी और गहरी आवाज़ में बोले, वो हमारी आर्या तो रही ही नहीं। जो लड़की कोमा से बाहर आई है, वो कोई और है। अब हवेली में मौजूद हर इंसान का खून ठंडा पड़ चुका था। हवेली में सन्नाटा छा गया। आर्या, शाश्वत जी और स्मृति जी की बेटी, राठौर परिवार की सबसे छोटी और सबकी लाडली, वो लड़की जिसे पूरा परिवार अपनी जान से ज्यादा चाहता था, वो अब उनके लिए अजनबी बन चुकी थी। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? शाश्वत जी की आवाज़ कांप गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। मेरी बेटी, मेरी आर्या, वो मेरी आर्या नहीं रही। इसका क्या मतलब है? स्मृति जी, जो अब तक गहरे सदमे में थीं, अचानक आगे बढ़ीं और दादाजी के सामने आकर घुटनों पर गिर पड़ीं। बोलिए बाबूजी, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उनकी आवाज़ में इतनी बेबसी थी कि पूरा हॉल उनकी तरफ देखने लगा। मेरी बच्ची को क्या हो गया? क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? अब तक साक्षी जी, प्रियंका जी और बाकी औरतें भी रोने लगी थीं। दादाजी ने भारी सांस ली और बहुत मुश्किल से बोले,
वो अब कुछ भी याद नहीं कर पा रही। स्मृति। सबकी सांसें अटक गईं। आर्या की याददाश्त चली गई है। हॉल में मौजूद हर इंसान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या शाश्वत जी एकदम से पीछे हट गए? उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। स्मृति जी को तो जैसे अपनी सुनाई पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी सूनी आंखों से दादाजी को देखा और धीरे से बुदबुदाई। मेरी बेटी मुझे भूल गई। दादाजी ने सिर झुका लिया। उनके पास इस दर्दनाक सच का कोई जवाब नहीं था। मेरी बेटी मुझे भूल गई। स्मृति जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उनकी सांसें लड़खड़ा गईं और वो वहीं दादाजी के पैरों में गिर पड़ीं। स्मृति। शाश्वत जी ने फौरन उन्हें संभाला, मगर तब तक उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। माँ, प्रेरणा और आकांक्षा दौड़कर उनकी तरफ आईं। प्रियंका जी भी घबराई हुई उनके पास पहुंची। माँ को क्या हो गया? शाश्वत जी ने कांपते हाथों से स्मृति जी का चेहरा छुआ। वो एकदम ठंडी पड़ गई थीं। दादाजी ने तुरंत अभिमन्यु जी की तरफ देखा। डॉक्टर को बुलाओ, अभी के अभी। अभिमन्यु जी बिना समय गंवाए फ़ोन निकालकर कॉल करने लगे। हवेली के माहौल में हड़कंप मच चुका था। शैलजा जी ने स्मृति जी की नब्ज चेक की और घबराई हुई आवाज़ में बोलीं, इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। प्रियंका जी दौड़कर पानी लेकर आईं, मगर स्मृति जी का शरीर एकदम ढीला पड़ चुका था। शाश्वत जी ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। स्मृति, आंखें खोलो, देखो, हमारी आर्या हमें फिर से मिल गई है। मगर स्मृति जी की पलकें जरा भी नहीं हिलीं। माँ, प्रेरणा की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। पूरा परिवार अब उनके चारों तरफ खड़ा था। सबकी आंखों में डर था। कुछ नहीं होगा माँ को। आकांक्षा ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की आवाज़ कांप रही थी। दादाजी ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और कड़क आवाज़ में बोले, कोई डॉक्टर को बुलाने गया या नहीं? भैया, डॉक्टर बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अभिमन्यु जी ने हड़बड़ाते हुए कहा। मगर 2 मिनट भी बहुत भारी लग रहे थे। शाश्वत जी ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा। वो अब भी बेहोश थीं, मगर उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ का दिल टूट गया है, प्रेरणा ने सुबकते हुए कहा। वो आर्या के बिना नहीं रह सकती। और अब हॉल में खड़े सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। आर्या सिर्फ शाश्वत और स्मृति की बेटी नहीं थी, वो इस परिवार की सबसे लाडली थी। और अब जब उसे उनकी पहचान ही याद नहीं थी, तो ये परिवार उसे कैसे वापस पाएगा? मगर दादाजी की सोच कुछ और ही कह रही थी। अगर आर्या को कुछ याद नहीं, तो क्या उसे वो भी याद नहीं कि रुद्र कौन है? पूरा सच अभी सामने नहीं आया था, और जब आएगा तब क्या होगा? बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।